हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे चैप्टर द सेल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द सेल। बच्चों, अगर आपको ओवरव्यू ऑफ द सेल समझना हो तो आपको मैं ये बताऊंगा कि सेल हमारे पास दो तरह की होती है। ठीक है, वन ऑफ द सेल दैट वी हैव इज अ प्लांट सेल and the other cell that we do have and we come across very frequently are the animal cells. Okay, now what we see right now on the screen is a typical plant cell। और जब भी आपको plant cell को स्टडी करना है, आपके पास जो बेस्ट सैंपल होता है वो होता है ऑनियन सेल का। तो जब आप इस ऑनियन के सेल को देखते हो तो आप देख पाते हो यहां पर एक है ना, एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन। अदर देन द सेल मेम्ब्रेन यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या तो आप इसको सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं या आप इसको एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं। एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि एक प्लांट सेल है तो इस प्लांट सेल के ऊपर अपार्ट फ्रॉम दिस सेल मेम्ब्रेन एक एडिशनल कवरिंग होती है, एक एडिशनल हार्ड रिजिड सा एक लेयर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों सेल वॉल। ऑलराइट, सेल वॉल केवल और केवल प्लांट सेल में देखने मिलती है, एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट होती है। हाँ, अगर आपके पास में कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, आपके पास में कोई फंगल सेल है या फिर अल्गल सेल है तो भी वहां पर आप एक सेल वॉल देख पाएंगे। ठीक है, तो आपके पास एक सेल मेम्ब्रेन हो गई, एक सेल वॉल हो गई और ये बीच की खाली जगह हो गई जिसे अपन कहते हैं साइटोप्लाज्म। ऑलराइट, हाँ, इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नो मैटर व्हाट सेल यू हैव अ प्लांट सेल, यू हैव अ एनिमल सेल, यू हैव अ बैक्टीरियल सेल, ईच ऑफ दीज सेल मस्ट हैव एटलीस्ट थ्री कंपोनेंट, दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा, यहां पे न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑलराइट, तो अगर मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल को देखता हूं, है ना, या मैं एक यूकैरियोटिक सेल को देखता हूं, मतलब मैंने आपको दो नए सेल्स इंट्रोड्यूस कर दिए। ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टू टाइप्स ऑफ सेल्स हुए हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑलराइट, सो इफ एट ऑल अ बैक्टीरियल सेल or a given cell has the nuclear membrane absent in them, then I will call such a cell as a prokaryotic cell। अगर किसी सेल के पास न्यूक्लियस जो है बच्चों वो एब्सेंट होता है तो ऐसी सेल को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल, और अगर किसी सेल के पास में यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है तो ऐसे सेल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऐसे सेल को हम लोग बोल सकते हैं एक यूकैरियोटिक सेल। तो हमारे पास सेल प्रोकैरियोटिक होगी या यूकैरियोटिक होगी वो प्योरली डिपेंड करता है इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होने पर या ना होने पर। चलिए, इसके अलावा आप क्या देख पाएंगे? इसके अलावा आप क्या देख पाएंगे? यहां पर आप देख पाएंगे न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब एक डीएनए होता है। आप देख पाएंगे यहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है वैक्यूओल। आप देख पाएंगे कुछ और स्ट्रक्चर जिन्हें कहा जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ईआर लिख रहा हूं। आप देख पाएंगे यहां पर प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा आप देख पाते हैं यहां पर आपके पास में क्या हो सकता है? आपके पास में हो सकता है प्लास्टिड। यहां पर प्लास्टिड कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट है। तो बच्चों, ये सारे जो ऑर्गेनल्स आप देख पाते हैं, इन ऑर्गेनल्स को कलेक्टिवली कहा जाता है क्या? इन्हें कहा जाता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का मतलब क्या होता है कि इनके पास एक खुद की आउटर कवरिंग होती है। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन थी वैसे इनके पास खुद ही की एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, और इस मेम्ब्रेन के प्रेजेंस होने पर हम कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनल है वो कैसा है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। और ऑर्गेनल का मतलब क्या हो गया? ये सारे जो स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे हैं, है ना, वो सारे स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर सकते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ऑर्गेनल। ऑर्गेनल होते हैं दो तरह के, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल और दूसरे मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल। तो ये जो मैंने अभी आपको बताए ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ऑलराइट, इसके अलावा मेरे पास एक और ऑर्गेनल होता है जिसे मैं कहता हूं राइबोसोम। ओके,
I have a structure called as ribosome. Now this ribosome is a non-membrane bound organelle. ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रख के रखना चाहेंगे कि राइबोसोम है, it is a non-membrane bound organelle. Non-membrane bound organelle. Alright. Now I also want you to organelle है ना, ये क्या लिख दिया भाई तुमने, organelle है। अच्छा, मैं आपको चाहूंगा कि आप इस बात को एकदम अपने दिमाग के अंदर फिट कर लें कि राइबोसोम या तो फ्रीली अरेंज्ड होगा, ठीक है, या तो फ्रीली होगा, फ्रीली फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म, अकेले थकेले भी रह सकता है ये, फ्रीली फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म, या फिर मैं देख पाऊंगा कि इट इज अटैच्ड टू ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। इट कैन बी फाउंड इन द ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। It can be also found in the organelle like the chloroplast. Okay. Other than that, मैं ये भी देख सकता हूं कि ये ER के ऊपर भी बाउंड होता है। ठीक है, देखिए ER के ऊपर होता है और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि राइबोसोम जो है वो फर्क नहीं पड़ता कि प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, it is present in both the type of cell, be it a prokaryotic cell or be it a eukaryotic cell. अच्छा, अब राइबोसोम जो है ना, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनल में है जो हमारे सेल्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स इन अ इवेंट कॉल्ड एज प्रोटीन सिंथेसिस। इट हेल्प्स इन द स्ट्रक्चर, आई मीन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। एक और ऑर्गेनल होता है जो हम देख पाते हैं सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में, जैसे ये राइबोसोम है। ठीक है, राइबोसोम जो है ये आपको नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल था, तो ये आपको हर कहीं पे देखने मिल जा रहा था। बट अगर आप एनिमल सेल के अंदर डिस्क्लोज करेंगे या डिस्कस करेंगे कि भैया एनिमल सेल के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हो सकता है, तो राइबोसोम तो रहेगा ही। राइबोसोम प्लांट में भी देखने मिलेगा, एनिमल में भी देखने मिलेगा, प्रोकैरियोट में भी देखने मिलेगा और यूकैरियोट में भी देखने मिलेगा। बट अगर आप एनिमल की बात कर रहे हो, मतलब एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात, यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हो, तो आपके पास एक खास तरह का ऑर्गेनल होगा जिसे कहा जाएगा सेंट्रोसोम, जो आपको दिखेगा एनिमल में एज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ठीक है, तो सेंट्रोसोम जो है व्हाट डज इट डू, इट विल हेल्प माई सेल ड्यूरिंग द डिवीजन। ओके, जब डिवीजन ऑफ सेल होता है उस दरमियान जो ऑर्गेनल काम आता है एनिमल सेल के, उसे कहते हैं सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। तो बच्चों देखो, मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को ना, एज लॉन्ग एज यू आर स्टडिंग बायोलॉजी, आप याद रख के रखें। यूकैरियोटिक के अंदर कौन आ जाएगा बेटा? यहां पर आ गए आपके पास में प्लांट सेल, आपके पास में आ गए फंगल सेल, फंगस जो होती है वो आ जाएगी आपके पास में। आपके पास में प्लांट के अलावा algae आ गई, algae is again included in the plant itself। आपके पास में आ गए एनिमल्स, ठीक है, आपके पास में आ गए प्रोटिस्ट्स। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ये कौन है? ये हैं यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल। और प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स में आपके पास एक किंगडम आया था पूरा का पूरा, मोनेरा। ठीक है, मोनेरा बोले तो क्या होता है बच्चा? मोनेरा का मतलब होता है, क्या होता है मोनेरा का मतलब? मोनेरा का मतलब होता है ये ऐसा ग्रुप है सर जिसमें क्या देखने मिल जाएंगे हमें? बैक्टीरिया देखने मिल जाते हैं। ठीक है, इनके पास न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। चलिए हम देखते हैं कि आई मीन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फंक्शन दैट द सेल डज, है ना, हमारे सेल के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि सेल का क्या शेप या क्या साइज हो सकती है। ठीक है, जैसे मैं यहां पर देख पा रहा हूं मेरे पास कुछ सेल्स हैं। सी फॉर एग्जांपल आई हैव गॉट अ नर्व सेल। ठीक है, आई हैव गॉट अ नर्व सेल। तो जब मैं नर्व सेल को ऑब्जर्व करता हूं ना बच्चों, तो मैं क्या देख पाता हूं? इस नर्व सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? ब्रांच है। देखिए इसके पास इनपुट के लिए कितने सारे ब्रांचेस हैं। ठीक है, वैसे आउटपुट के लिए भी इसके पास बहुत सारे नर्व एंडिंग है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो क्योंकि इसके पास बहुत सारे ब्रांच है जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डेंड्राइट्स बोल रहे हैं। ठीक है, और ये कैसा है? एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड है। तो नर्व सेल एक अलग ही फंक्शन करता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि इंपल्स को रिसीव करना है और जो भी हमारा ब्रेन है या हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वहां तक पहुंचा करके इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करवाना है और बदले में नया रिस्पॉन्स जनरेट करवाना है। फिर हमारे पास में ट्रैकेड्स आते हैं। ट्रैकेड्स अगेन आर इलोंगेटेड इन शेप।
ओके। देन यू हैव गॉट आरबीसी जो कि का बाइकॉनकेव होते हैं। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। इन पर्टिकुलरली जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये बहुत हद तक अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर सकता है। फिर आप देखते हो वाइट ब्लड सेल्स है। वाइट ब्लड सेल्स आपको क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों? ये आपको प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो हम देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स का जो शेप है वो कैसा है? अमीबॉइड है। फिर आपके बॉडी के अंदर जो कॉलमनर सेल्स देखने मिल सकते हैं आपको एपिथेलियम के रूप में। ये कैसे होते हैं? लंबे और पतले से होते हैं, पिलर जैसे होते हैं। फिर ये आपके स्पर्म्स हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके पास में एक बड़ा सा क्या हो सकता है, अगर आप फीमेल है तो आप प्रोड्यूस करेंगी एग, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? ओवा। तो बच्चों मैं क्या देखता हूं, मैं ये इस अलग अलग तरह के शेप्स को और साइजेस को देख के ये समझ सकता हूं कि सेल का ना जो अपीयरेंस है वो बहुत हद तक डिपेंड करता है उसके फंक्शंस पर। ठीक है, फंक्शंस ऑफ सेल्स जो होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी सेल का जो शेप है वो कैसा रहने वाला है। अब मैं क्या करूंगा, कुछ एग्जांपल्स लूंगा जिसके द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे सेल्स की जो साइजेस हैं वो कितनी वेरिएबल होती हैं। देखिए आपके पास में ना कुछ सेल्स होती है जिन्हें कहा जाता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, आपके पास में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है माइकोप्लाज्मा। इनकी साइज है ना बच्चों लगभग 0.3 माइक्रोमीटर तक होती है लेंथ में। ठीक है, वहीं पर आपके पास में कोई यूजुअल सा कोई साधारण सा बैक्टीरिया अगर होता तो बैक्टीरिया की जो साइजेस होती हैं बच्चों वो लगभग 3 से 5 माइक्रोमीटर तक जा सकती है। मतलब माइकोप्लाज्मा के मुकाबले काफी बड़ा है। वहीं पर आपके पास जो ऑस्ट्रिच का एग होता है ना, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, अब यहाँ पर अंडों के जो डायमेंशन है वो फिक्स नहीं होते, बट हम लोग मानते हैं कि जो ऑस्ट्रिच का अंडा है वो हमारे पास में लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल है। ठीक है, सबसे बड़ा जो सेल है वो कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग है। और वहीं पर अगर आप आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी की साइज जो है बच्चों वो लगभग 7 माइक्रोमीटर के आसपास है। ठीक है, अगेन बहुत छोटा सा है। अगर आप आपके शरीर के अंदर नर्व सेल की बात करते हैं जिसका डायग्राम अभी आप अपने ऊपर देखा, तो नर्व सेल की साइज बच्चों लगभग आप समझ लीजिए कि यार ये हमारे शरीर के सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स में से एक है। ठीक है, आप देखोगे कि शायद कुछ नर्व सेल ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके पैरों के अंगूठे से लेकर के आपके माथे तक पहुंच जाए। तो यू कुड हैव सेल्स विच आर एब्सोल्युटली लॉन्ग इन द बॉडी। ओके, तो बच्चों अभी हमने क्या करा है, हमने इस वीडियो में समझने का प्रयास करा है कि एक सेल किस तरह की होती है, सेल के अंदर क्या क्या देखने मिल सकता है। तो मैंने आपको बताया कि भैया सेल जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पर 2 तरह की बनाई जा सकती हैं। एक जिसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा जिसे हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है मोनेरा और यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है बच्चों फंगस, प्लांट, आल्गी, एनिमलिया और प्रोटिस्टा। ठीक है, हमने ये देखा कि किसी भी सेल के पास सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होना जरूरी है। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो वहां पर न्यूक्लियोइड हो सकता है, मतलब केवल और केवल जेनेटिक मटेरियल का प्रेजेंस होना, वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ऐसे सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोल देते हैं। ऑलराइट, फिर हमने ये देखा कि कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स और कुछ होते हैं जिन्हें कहा जाता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जिसमें से हमने राइबोसोम और सेंट्रोसोम की बात की। राइबोसोम किसी भी तरह के सेल्स में फाइंड कर दिया जाएगा। सेंट्रोसोम जो है वो केवल और केवल आपको एनिमल सेल्स में देखने मिलता है। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में जिक्र किया और मैंने आपको बताया कुछ ऐसे सेल्स जिनके डायमेंशंस को हमने डिस्कस किया, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ऑस्ट्रिच एग, आरबीसी और नर्व सेल। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात जो है आपको समझ में आई होगी। ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।